आज सुबह सुबह खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर देर रात मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया और हमले में मुख्य तौर पर ईरान के एयरपोर्ट और न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया गया। ऐसी खबरें थी, लेकिन बाद में पता चला कि इजराइल ने सांकेतिक हमले किए थे, जो इजराइल की तरफ से जो बयान आया है। ईरान ने तमाम खबरों को झुटलाया कि कोई हमारे पास मिसाइल का कोई हमला नहीं हुआ है और हमें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। पर बात क्या अब खत्म हो चुकी है? ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने इस्फहान में ड्रोन से हमला किया, जिसे मार गिराया गया। इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ। और यही नहीं, ईरान के सरकारी मीडिया इस्फहान में स्थित परमाणु ठिकानों का वीडियो भी जारी करते हुए नजर आए और कहा कि न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में फिर बात आगे बढ़ेगी? क्या बात फिर से युद्ध की तरफ जाएगी, या फिर ये दोनों तरफ से जो हमले हुए, ईरान ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया पूरी तरह से, और अब इजराइल ने हमले किए तो ईरान कह रहा है कि साहब हमने भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो क्या बात अब सपाट हो गई है? क्या बात अब खत्म हुई, या ये सिर्फ शुरुआत है? इस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ईरान से हुए हमले के ठीक एक हफ्ते के बाद शुक्रवार को इजराइल की ओर से ईरान पर हमले की खबरें आईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने दावा किया कि उसने सांकेतिक तौर पर इस्फहान समेत 8 शहरों में हमला किया। यही नहीं, मिलिट्री बेस के पास कई विस्फोट भी किए। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि इजराइल की तरफ से कोई मिसाइल हमला नहीं किया गया है। इस्फहान में न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह सुरक्षित है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह एक्टिवेट है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस्फहान में स्थित परमाणु ठिकानों का वीडियो भी जारी किया। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया। इस हमले में ईरानी जनरल और 6 अधिकारियों की मौत हो गई। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद 13 अप्रैल की देर रात ईरान ने इजराइल पर पलटवार कर दिया। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमला किया। हालांकि इस हमले के दौरान इजराइल ने ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इजराइल का कहना था कि उसने करीब 99% मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मारकर गिराया, जिसके बाद इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि वो इस हमले का बदला लेकर रहेगा। लेकिन वक्त और तारीख अभी तय नहीं है। अब ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत को भी जान लीजिए। इजराइल के पास 1,79,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000। प्लेन की बात करें तो इजराइल के पास 612 है, जबकि ईरान के पास 551 प्लेन हैं। इजराइल के पास 2200 टैंक है तो ईरान के पास 4,000 से ज्यादा टैंक हैं। युद्धपोत की बात करें तो इजराइल के पास 67 तो ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं। इजराइल के पास 42,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं तो ईरान के पास 65,000। इन दोनों देशों के बीच शुरू हुए युद्ध में दुनिया 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। अगर युद्ध और भीषण हुआ तो कौन से देश किसके साथ जा सकते हैं, ये भी जान लीजिए। ईरान के साथ इराक, सीरिया, लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन है, तो वही इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। इसके साथ ही अगर युद्ध बड़ा होता है तो रूस ईरान के साथ आ सकता है। रूस उत्तर कोरिया, चीन और कजाकिस्तान को भी ईरान के साथ आने के लिए मना सकता है। अब देखना होगा कि ये युद्ध शांत होगा या फिर इन दोनों देशों में टेंशन बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए अजय बग्गा सर का, जो कि चेयरमैन है एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं एम्बेसडर मंजीव पुरी सर, पूर्व राजनयिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। एम्बेसडर पुरी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बग्गा सर, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। क्या लग रहा है सर, बात खत्म हो गई? अपना भड़ास निकाल ली दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, सांकेतिक रूप से नुकसान भी नहीं हुआ ज्यादा? बात यहीं तक की थी या ये शुरुआत है सर? आगाज भी नहीं है, खत्म भी नहीं हुई। ये पहले से ही प्रॉक्सी वॉर चल रही है, अनडिक्लेयर्ड वॉर है दोनों में। अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन आ गया था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ड्रोन या मिसाइल दागे हैं। पिछले शनिवार को ही ईरान ने 300 छोड़े थे मिसाइल और ड्रोन्स, और आज उनके जन्म दिवस पर, आयतुल्ला के जन्म दिवस पर इजराइल ने कुछ एक्सप्लोजन किया। पता नहीं मिसाइल थे कि ड्रोन्स थे, कुछ ऑफिशियल वक्तव्य आया नहीं और लगता नहीं आएगा भी इजराइल की तरफ से।
ये जरूर है कि डिप्लोमेसी एम्बेसडर साहब ज्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे, बट लग रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा दोनों पक्षों ने यही कहा कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, ना पिछले हफ्ते इजराइल का नुकसान हुआ, ना ईरानी आज नुकसान हुआ। एक न्यूट्रल बॉडी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के महफूज हैं, तो वो अच्छी बात थी। उसके चलते मार्केट जरूर उछले, बट अभी S&P 500 5000 से नीचे गिरा है दीपक जी। तो मैं कहूंगा संकट टला तो नहीं, बट काफी हद तक आज तो पोस्टपोन कर दिया गया। ऑल राइट सर, एम्बेसडर पुरी सर, अब स्ट्रेटेजिकली आपसे समझना हम चाहेंगे सर, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत सारी थ्योरी चल रही है और मुझे पढ़ते हुए अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रही थी, और कुछ थ्योरीज में मुझे थोड़ा सा शक भी हो रहा था। मसलन एक थ्योरी जो मैं पढ़ रहा था, ऑफ कोर्स इंटरनेट पर मौजूद हर थ्योरी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी उसमें से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये थी सर कि शायद दोनों देशों में आपस में बातचीत हुई होगी कि थोड़ा तुम हमला कर लो, थोड़ा हम हमला कर लेते हैं और बात खत्म कर लेते हैं। ऐसा होता है सर क्या, मतलब इज इट पॉसिबल? दीपक, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं शुरुआत में ये कहूंगा कि जो बग्गा साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, खतरा टला नहीं है, लेकिन कम से कम आज का दिन निकल गया। ऑयल प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। हमको अपनी फ्लाइट्स रोकनी पड़ी जो टेल अवीव जा रही हैं, जो फ्लाइट्स वह ईरान जा रही है, हमारी सारी वेस्टवर्ड फ्लाइट्स उसी रास्ते से जाती हैं। तो इम्पैक्ट तो सभी पे पड़ेगा, हम पे पड़ेगा। मैं आपके लिए ये जो आपने थियरी की, ये थियरी कई जगह प्रचलित है, और ये हो भी सकता है कि ये हुआ कि दोनों ने देखिए, एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन अफेयर्स, स्ट्रेटेजिक एक्शन वगैरह, इट इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक। ठीक है, जब ईरान की जो कॉन्सुलेट थी वहां पर सीरिया में, उस पे यहाँ इतना बड़ा हमला हुआ, तो ईरानियंस को कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत। वो प्रॉक्सी से करवा सकते, लेकिन उनके जितने भी मेजर प्रॉक्सीज हैं वो तो वैसे ही इन्वॉल्व थे। हुतीज उधर इन्वॉल्व थे, हमास की और हालत खराब, हिजबुल्लाह और देखा जा रहा है, या खुद कुछ करते। और ये कई बार हो चुका है, तो हो सकता है कि उनकी जो लीडरशिप है, उनकी फीलिंग थी कि भैया हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा। सिमिलरली इजरायली, आप हम जो मर्जी कहें, गाजा में है प्रॉब्लम्स हैं, नेतन्याहू साहब ये सब कुछ अपना बचाव उसके कारण कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि अगर वो ना करते तो दे वुड नॉट हैव लुक्ड गुड इन द आईज ऑफ देयर ओन सपोर्टर्स बैक होम। इसलिए करना तो चुप्पी छपी हुई, उन्होंने कुछ बताया। लोग तो कहते हैं कि जिस तरह के ईरान ने भी टेलीग्राफ करके बताया कि हम कुछ करने वाले हैं, उसी तरह इजराइल ने भी बताया, कुछ ज्यादा हो नहीं है। इसके बाद ये शांति हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये तो देखना पड़ेगा। बड़े जो पावर्स हैं, अमेरिकन, वो क्या चाहते हैं? पब्लिकली तो वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं डी एस्केलेशन, और उसके बड़े कारण भी हैं, रीजन भी हैं। मैं तो आपके यहाँ एक थियरी बनाना चाहूंगा कि चाइना को भी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे वही होगा जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, कि यहाँ थोड़ी सी डी एस्केलेशन हो जाए। दोनों ने अपने, जिसको कहते हैं, मसल दिखा दिए, और थोड़ा सा ईरान ने ये भी दिखा दिया कि भैया हम आपके टेरिटरी पे पहुंच सकते हैं। इजरायलियों ने तो पहले भी दिखाए थे जब उन्होंने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था। तो थोड़ा बहुत तो गेम चेंज हुआ है, लेकिन इजराइल इज ए ह्यूज मिलिट्री फोर्स, परहैप्स मच मोर पावरफुल देन ईरान, चाहे ईरान के पास ज्यादा लोग हो, ज्यादा ज्योग्राफी। सो दुनिया चाहेगी, हम भी चाहेंगे कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन टेंशन लेवल तो बहुत हाई है, और टेंशन लेवल जब इतना हाई होता है तो चिंगारा भी बहुत दूर से जो होता है तो वो, यानी कि कुल मिला के अभी जस्ट यही है कि खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं और उन्हीं को मैं कोट कर रहा हूं, वो ईरानियन जो पक्ष हैं उनके हवाले से कह रहे हैं कि ईरान का अब कोई प्लान नहीं है टू स्ट्राइक बैक इमीडिएटली ओवर द अटैक। तो यानी कि शायद धीरे धीरे मामला सुलझ रहा है, लेकिन जैसा दोनों हमारे सर्स ने कहा, दोनों गेस्ट ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। यू नेवर नो कि वो चिंगारी कब भड़क जाए। तो छोटा हमला क्या पूरा हुआ बदला, इस पर आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में, टेंशन्स के बीच में। बग्गा सर, जैसा हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि ईरान का शायद अब कोई मंशा इमीडिएट अटैक की नहीं है, उसको रिटेलिएट भी नहीं करना चाह रहे हैं शायद वो,
लेकिन क्या इजराइल चुप हुआ? क्योंकि आज सुबह में खबर पड़ रहा था, वहाँ कहा जा रहा था कि साहब हमने तो सिर्फ वार्निंग दी है ईरान को, लेकिन शाम होते होते जो इजरायली अखबार है और ख़ास तौर से जो नेतन्याहू साहब का काफ़ी आलोचना करते हैं, अब वहाँ पर काफ़ी आलोचना फिर से शुरू हो गई है नेतन्याहू साहब की। नेतन्याहू साहब के लिए एक हेडलाइंस है जो हारेट्स वहाँ का जो अखबार है वो इस्तेमाल कर रहा है कि इजराइल्स म्यूटेड स्ट्राइक ऑन इस्फहान शोज नेतन्याहू हैज़ नो स्ट्रेटेजी ऑन ईरान एज वेल एज गाज़ा। तो ऐसा लग रहा है कि फिर अगर ज़्यादा रिटेलिएट नहीं किया, जाने दिया इसको, तो नेतन्याहू कहीं फिर ना फंस जाएं। अभी स्थिति कैसी लग रही है आपकी नेतन्याहू के साथ? नहीं, मैं तो एम्बेसडर साहब के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हूं। मिस कैलकुलेशन का डर बहुत है। देखिए, ये तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उनके नॉर्थ पे बैठा है हिजबुल्ला, साउथ में बैठा है हमास और नीचे बैठा है हूथी। तो तीन तरफ से ये आर्क ऑफ, ये कहते हैं अपने आर्क को बनाते हैं ईरानी, आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑलरेडी प्रॉक्सीज तो रोज रॉकेट्स दाग रहे हैं इजराइल के ऊपर, ऑलरेडी अंडर सीज है। हमास के साथ इतना बड़ा उनका युद्ध चल रहा है, गाजा में रिजर्विस्ट ऑलरेडी हैं और ईरान पुशओवर नहीं है। देखिए, आप ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं, उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो भी बाहर है उसको आप तबाह कर सकते हैं, जो माउंटेन में है उस तक तो कोई बम जो अभी बना नहीं जो पहुंच सकता है। उन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया है। नेटान्स में जो उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है मेन, वो तो माउंटेन के अंदर है। तो ये अगर वॉर फ्रंट बढ़ता है दीपक जी, मिस कैलकुलेशन का बहुत डेंजर है। और साथ में क्या है कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट सरकार में बैठे हुए हैं। तो एक मंत्री हैं उनके इंटरनल सिक्योरिटी के, जिन्होंने पहले कहा था गो बरसर्क, के पागल हो जाओ आप इजरायली ईरान को बदला लेने में, गो बरसर्क। आज उन्होंने ट्वीट किया जिसका मतलब आता है लेम, मतलब लंगड़ा आपने, या बहुत ही वीक आपने रिस्पांस दिया। सिर्फ उन्होंने एक शब्द लिखा ट्विटर पे, लेम। तो और उधर भी ईरान में भी ऐसे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं जो कह रहे हैं भाई हमारा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 3 जनरल मार दिए, हेड ऑफ सीरिया और लेबनान के जो जनरल थे उनको आपने खत्म किया, तो हमें तो बदला लेना है। अब ये दोनों तबके ऐसे हैं कि रैशनैलिटी नहीं है उनमें, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे संकट आ सकता है, विश्व की सप्लाई चेन्स पे संकट आ सकता है। जैसे आपके शुरुआत में आपने प्रोग्रामिंग दिखाई कि ये रशिया चाइना उतर सकते हैं अगर ईरान बहुत हारने लग जाए। टर्की किस तरफ जाता है कह नहीं सकते। तो और अरब्स के ऊपर, अगर अरब्स इजराइल की तरफ सॉफ्ट रहे, सऊदी या यूएई, उनके जो रिफाइनरीज हैं वो ईरानी मिसाइलों या ड्रोन्स के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो ये काफी बढ़ सकती है बात, और इस बात को सुलझाने की बहुत जरूरत है। यही है कि क्या मॉडरेट वॉइसेस जीतेंगी और क्या दोनों पक्षों को समझाया जा सकता है कि आपके लोगों के लिए, आपके लिए और आपकी सत्ता के लिए भी ये घातक हो सकता है अगर आप इसको और एक्सपैंड करते हैं, डायरेक्ट लाते हैं। तो यही कहूंगा, मिस कैलकुलेशन रिस्क बहुत बढ़ गया है कि लोग समझ नहीं रहे कितना ये बढ़ सकता है। ईरान कोई पुशओवर नहीं है, ईरान सद्दाम हुसैन नहीं है जिसने अपनी सेना को पीछे कर लिया कि बचा लो जाने और आने दिया अमेरिका को, और फिर वो कुछ कर नहीं पाए। ईरान इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है 20 सालों से। और ये आपने सही बोला सर कि मिस कैलकुलेशंस होने की बहुत संभावना है। और एक जो इंटरेस्टिंग पक्ष है आज जो ईरान में जो कुछ भी हुआ, देखिए ईरान ये जरूर कह रहा है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी एक्सटर्नल अटैक, लेकिन ये भी मान रहा है कि जो अटैक हुआ उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनल अटैक था, यानी कि इजराइल ने ईरान की धरती से ही जो भी किया उसी की धरती से किया। आप समझ सकते हैं कि मोसाद कितना एक्टिव होगा अगर मोसाद इसके पीछे है तो, और कहां तक पेनिट्रेशन है। तो कुछ भी हो सकता है स्वाभाविक रूप से, जो जैसा बग्गा सर कह रहे हैं। बट एम्बेसडर पुरी सर, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर माना एमिकेबल सोल्यूशन की बात करें तो जितनी ये टेंशन चल रही है 2018-19 से लगातार ये बढ़ती जा रही हैं, ये कहाँ कुछ एक तरीका होगा सर कि कैसे इन दोनों को बैठाया जाए और मिडिल ईस्ट में एक शांति स्थापित करने का क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है सर?
दीपक जी, अब तो बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। अभी तो मामला ये है कि थोड़ा सा ठंडा अभी कर दिया जाए, जो दीपक जी ने, जो बगा साहब ने कहा, कोई मिसकैलकुलेशन ना हो जाए और सही कल ही बात। कुछ धमाका ना हो जाए। देखिए, लेट मी लुक एट इट फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट एंगल। ईरान अपने आप भी एक सुओ मोटो एक किस्म की शक्ति है, और वो एक रेवोल्यूशनरी स्टाइल से लगे हुए हैं। और इसराइल के साथ वो अब जब से ये इस्लामिक रिपब्लिक वहां फॉर्म हुआ हो, ये तो उनका चल ही जा रहा। लेकिन लेट्स लुक एट इजराइल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकर, द यूनाइटेड स्टेट्स। आप नोट करिएगा, करीब 1.5 हफ्ते पहले वहां पर सारा एफर्ट ये था कि लोग नेतन्याहू को ये कहो कि भैया गो इजी ऑन गाजा, इससे हमारे को डोमेस्टिकली अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बाइडन साहब प्राइमरीज में लग रहे हैं, वहां पर 2 स्टेट्स में उनकी शोइंग अच्छी नहीं हुई। उससे ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन लुढ़खड़ा ना जाए। ये एंटी सेमिटिज्म वगैरह की बात हो गई, लेकिन अरब अमेरिकन, यंग अमेरिकन वगैरह वो सब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जो इजराइल गाजा में कर। अब इससे थोड़ा सा तो मामला डिस्ट्रैक्ट हो गया कि ईरान आ गया, इतना बड़ा एनिमी है, इतनी बड़ी चीज हो रही है, गाजा जरा थोड़ा सा भूल गए। लेकिन भूल सकते हो आप वहां पर कि वहां पर हर रोज स्ट्राइक्स हो रही हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं 33,000 पीपल किल्ड, ये वो वगैरह वगैरह। सोचिए, देखिए, would there not be an interest on the part of the United States? And अगर मैं कहूँ आपको, even China, कि देखिए, इस मामले को कहिए कि आप लोगों में आक्रोश है, आप में गुस्सा है, आप अपना वो करते रहिए जैसे करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे मत करिए। लेकिन यू नो, चाहे हम माने कि अमेरिका का इजराइल पे बहुत इन्फ्लुएंस है, काफी इन्फ्लुएंस ईरान पे भी है, चाइना का भी ईरान पे कुछ इन्फ्लुएंस, लेकिन ये दोनों कंट्रीज, इनके अपने जो नेता है की भी डोमेस्टिक कंपल्शन और कई चीजें इस तरह हो सकती। लेकिन मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल प्रेशर और दोनों साइड की तरफ ये एफर्ट होगा कि भैया अभी थोड़ा सा वो प्रॉक्सी करिए, इसको जरा कम करिए। आप दोनों ने दिखा दिया कि आपके पास कितने मसल है, वेल डन, मान गए कि आप लोग बहुत तेज हैं, लेकिन अभी छोड़िए। दूसरी तरफ जैसे बगा साहब ने कहा, जो नेशनलिस्ट है वो तो लगाएंगे आग। वहां इसराइल में क्या चल रहा, वहां एक तरफ बहुत बड़ा एफर्ट चल रहा है कि नेतन्याहू को निकालो। नेतन्याहू ने अपने कारण अपने को जेल भेजने से रोकने के लिए गाजा में एक्शन लिया। ये सारी नासफलताएं उनकी हैं, पॉलिटिकल है। ईरानियन जो हैं, याद है पिछले 1 साल में वहां पर क्या हो रहा है, कभी औरतों के मसले पर, कभी ह्यूमन राइट्स, ये वो जो भी कहे, ये नहीं है कि वो रिजीम इतनी बड़ी स्ट्रांग है, ये है वो है, उधर भी इंटरनल मामले हैं, चाहे लोग बाहर से छेड़ रहे हो ना छेड़ रहे हो। तो मैं मानूंगा कि दोनों के इंटरेस्ट में शायद ये हो, लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे, वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस। एब्सोल्युटली सर। और इसीलिए आज हमने ना अपने दर्शकों से भी सिमिलर सवाल पूछवाया था कि वो क्या सोचते हैं कि क्या सब खत्म हो गया या फिर अभी पिक्चर बाकी है। आइए देखते हैं पोल्स के नतीजे क्या कहते हैं। हमने सवाल पूछा था कि ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के दावे के बाद क्या मिडिल ईस्ट में शांति आ पाएगी। हाँ कहने वाले 52% हैं और नहीं कहने वाले भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 48%। तो आप कह सकते हैं मिली जुली प्रतिक्रिया, लेकिन शांति की कामना करने वाले लोग ज़्यादा हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शांति स्थापित हो, लेकिन जैसा बग्गा सर ने अंडरलाइन किया कि मिसकैलकुलेशंस ना हो जाएं, संभवतः इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एम्बेसडर पुरी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बग्गा सर से गुजारिश रहेगी कुछ कारोबारी खबरों पर उनसे और बात करनी है, लेकिन एम्बेसडर पुरी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।